Professor Dr. Nasiruddin from Government College University हैदराबाद आपके साथ है। इंटर के स्टूडेंट जब मैंने फर्स्ट ईयर का सिलसिला शुरू किया अपने लेक्चर्स का, तो इंटर के स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि हमारे भी कुछ लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें और हमें उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये सिलसिला इंटर के स्टूडेंट के लिए भी शुरू किया और आज इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला लेक्चर है और इट इज़ अबाउट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। क्योंकि दो लफ्ज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी दोनों को एक ही समझा जाता है, तो मैं पहले इकोलॉजी की बात करता हूँ। जैसे कि आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ओइकोस का मतलब है हाउस और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स। अब हाउस के मुतालिक हम क्या जानना चाहते हैं, तो याद रख लीजिए कि हाउस के अंदर, किसी भी घर के अंदर हमेशा नंबर 1 पहले एक जैसे लोगों के दरमियान इंटरेक्शन हो, फिर उसके बाद उस घर के अंदर ये इंटरेक्शन उन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन होती है। फिर तीसरी चीज, फिर उनके और उनके एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, जमीन, इन सब की इंटरेक्शन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। और फिर उसके बाद, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम इससे पहले भी बात करते थे, तवानाई की जरूरत पेश है। यानी इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी कुछ भी नहीं है, इट इज एन स्टडी ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहली चीज, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात यहीं पर भी खत्म नहीं होती। It is an interaction between, a study of interaction between living organism and its non-living environment। अब हमने क्या क्या चीजें इकोलॉजी में स्टडी करनी है? इकोलॉजी में नंबर 1 हमने ये स्टडी करना है कि आपस में एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या राब्ता है, क्या इंटरेक्शन है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर एक साथ रह रहे हैं, उनका क्या आपस में इंटरेक्शन है। फिर उसके बाद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या लिविंग। आपने देखा होगा कि पोलर बेयर व्हाइट होता है, लेकिन गैसल बेयर व्हाइट नहीं होता, वो ब्राउन या ब्लैक होता है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा है कि यूरोप के अफराद गोरे होते हैं, अफ्रीका के लोग काले होते हैं। आखिर कोई तो वजह है कि इन्वायरमेंट उनके ऊपर क्या असर डाल रहा है और उनके कौन से जीन्स ज्यादा बेटर सरवाइव कर रहे हैं उस एनवायरमेंट के अंदर। इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसी स्टडी को हम इकोलॉजी है। इसमें हम ये देखते हैं कि ये चीजें, ये इंटरेक्शन के नतीजे में क्या फायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं। अब क्या एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी यही है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये सब चीजें शामिल हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इसी तरीके से इन तमाम इंटरेक्शन, उनके बेनिफिट्स और उनके हार्म्स को भी स्टडी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट
जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इन इंटरेक्शन के नतीजे में, उनके रेमेडीज भी देता है। यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या कर देते हैं, हम उसके इलाज भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक डॉक्टर है, वो मर्ज की तशखीस तो कर लेता है कि आपको ये मर्ज है, इसकी वजूहात ये सिम्टम्स हैं, इसलिए आपको ये मर्ज है, लेकिन वो दवा तजवीज़ नहीं कर रहा। दूसरा डॉक्टर मर्ज की तशखीस कर रहा है और फिर उसका इलाज भी तजवीज़ कर रहा है। यही फर्क थोड़ा सा किसके दरमियान में है, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के दरमियान में ये फर्क मौजूद है। इसीलिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज, देयर हार्म्स एंड बेनिफिट्स and their remedies if they are produce some harm. If these interaction produce some harms, they will suggest you the, or it's a study which will suggest the remedies of these problems if created between. तो बच्चों, तालिब इल्मों, आपको ये तो पता चल गया कि इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी का थोड़ा सा फर्क क्या है। अब जब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स का हमें पता होना जरूरी है। पहली बेसिक टर्म जो हम यहाँ लेंगे वो हमारे पास ये, जिसकी हमें जरूरत पेश आएगी, सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आते ही हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ आबादी, यानी इंसानी आबादी का, एक आम आदमी के जहन में इंसानी आबादी का तस्वर जहन में आता है। लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे लिए एक छोटा सा पौधा भी उतना इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी चींटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, एक बैक्टीरिया भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंसान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इन जनरल सब पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन इज अ group of a species living in a particular area in a specific time, एक मखसूस टाइम के अंदर। इसीलिए अगर इंसानी पॉपुलेशन की बात की जाती है, सेंसस की बात की जाती है, यानी जब हम इंसानों को गिनते हैं सेंसस के अंदर, उसको हम बताते हैं कि ये सेंसस यानी ये आदमशुमारी या पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। क्योंकि इंसानी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर भी सकते हैं, यानी कम भी हो सकते हैं, और उनकी ग्रोथ रेट यानी प्रोडक्शन रेट अगर बढ़ जाए तो तादाद बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ना स्पेसिफिक टाइम, यानी एक मखसूस टाइम की बात के अंदर हम बात करते हैं कि उस वक्त उस जगह पर, मैं ये कहूं कि हैदराबाद के अंदर नीम ट्री की पॉपुलेशन, मैं क्या करूंगा अब हैदराबाद के अंदर जितने भी नीम ट्री आज की तारीख के अंदर या इस मंथ की तारीख के अंदर, मैं सबको जाके गिन लूंगा और मैं कहूंगा कि 2020 की मई के अंदर हैदराबाद के नीम ट्री की पॉपुलेशन है। नाउ आफ्टर दैट, यानी पॉपुलेशन क्या हो गया? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी फॉर दैट, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। दूसरी टर्म तो इसके बाद आती है, इसके बाद यह आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। अब किसी एक जगह पर, हमेशा याद रखिए, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। अभी हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, एक जगह पर बेशुमार किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये अलग बात है कि एक दूसरे को, जैसे शेर हिरन को खाता भी रहता है, वोल्व्स रैबिट्स को खाते भी रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन भी करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ग्रुप ऑफ
group of different species living in a particular area, या अब हम ये कभी कह सकते हैं लिविंग सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैं सक्सेसफुल क्यों कह रहा हूं? मैं सक्सेसफुल याद रखिए कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर प्रेशर नहीं है तो वो अपनी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा, माइग्रेट नहीं करेगा, और अगर उसकी रिप्रोडक्शन सीज हो जाती है इसका मतलब है वो स्पीशीज अंडर स्ट्रेस है और उसकी रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड लिव सक्सेसफुल। ये बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रह रही हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कम्युनिटी। तीसरी चीज जो हमेशा बार बार बात की जाती है वो है एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट है क्या? एनवायरमेंट इन जनरल इज द सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं या जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे हैं उसके चारों तरफ क्या है? कौन कौन से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी हवा कैसी है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये सारी चीजें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड स्पीड कितनी है, ये सब चीजें, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीजें सराउंडिंग्स कहलाती हैं, यानी दीज आर दी सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी को हम क्या कहते हैं? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उस कम्युनिटी का एनवायरमेंट, कैसे या उस पॉपुलेशन का एनवायरमेंट। अब इन एनवायरमेंट को भी अगर हम चाहें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा? एक लिविंग एनवायरमेंट। लिविंग एनवायरमेंट से मतलब है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ मौजूद हैं, उसको हम उसका लिविंग एनवायरमेंट, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसको फायदा पहुंचाने का बाइस बन रहे हैं। ये इसकी आगे चलकर उसकी लाइफ, उसकी ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन, ये सब, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब यही चीजें डिसाइड करेंगे। दूसरी, नॉन लिविंग एनवायरमेंट, यानी वो तमाम चीजें जो नॉन लिविंग हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ मैं बार बार कहता रहा हूं, हवा, सॉइल, वाटर कंडीशन, टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब उसके क्या हैं? ये सारे के सारे उसके नॉन लिविंग एनिमल। फिर एक और लफ्ज आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं हैबिटेट, या बाज लोग इसे हैबिटाट। यू कैन प्रोनाउंस बोथ हैबिटेट और हैबिटाट। व्हाट इज इट? इट्स अ प्लेस ऑफ लिविंग for organism from where it gets its resources, कि वो अपनी जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, वो जिस जगह से हासिल कर रहा है, जहां वो रह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटाट या हैबिटेट। अब एक और टर्म जो बार बार हम सबको मिसगाइड कर रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जब भी मैं हमेशा स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि व्हाट, मैं पूछता हूं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, वो कहते हैं इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन
लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। किसी हद तक तो सही है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं। बात करते हैं इकोसिस्टम की। जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं तो याद रखिए कि इकोसिस्टम की हमेशा लिमिट है, बाउंड्रीज, और उन बाउंड्रीज के अंदर हम उस एरिया को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है? एन एरिया, जिसको हम बोल जाते हैं एन एरिया वेयर। पहले डिसाइड कीजिए कि आप किस जगह पर आपका सिस्टम कितना बड़ा है, उसकी बाउंड्रीज क्या है। क्या छोटा सा है, 1 मीटर का है, 10 किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का है, उसकी बाउंड्रीज कहां से कहां लग रही हैं, कहां से वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बहरहाल एन एरिया वेयर कम्युनिटी, अब कम्युनिटी की जब हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर ये सारी इंटरेक्शन आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एरिया के अंदर ये इंटरेक्शंस आ जाती। तो एन एरिया वेयर कम्युनिटी interact with its non-living environment। कि वो एरिया जहां पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? दूसरे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? और फिर वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई भी सिस्टम हम बात कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर बायोमेडिक्स के अंदर कि कोई भी सिस्टम एनर्जी के बगैर चल नहीं सकता। तो ये भी सिस्टम है, ये भी एनर्जी के बगैर चल नहीं सकता। इसलिए हमने एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एज वेल एज फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर फर्स्ट कर लीजिए एक डेजर्टेड एरिया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, लाइट पड़ रही है, बहुत एनर्जी आ रही है, लेकिन वो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो रही, एक फीडिंग लेवल से दूसरे फीडिंग लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं रहे, मौजूद ही नहीं। अब दूसरे नंबर, अगर फर्स्ट कर लिए डेजर्ट है जहां पे पौधे बहुत कम है, इसका मतलब है लाइट ट्रैप या कैप्चर होने की क्वालिटी बहुत कम है। तो जब कैप्चर ही कम होगी तो ट्रांसफर भी कम होगी। इसका मतलब है इकोसिस्टम के अंदर फ्लो बहुत कम है। जब बहुत कम फ्लो है, इसका मतलब है वो एफिशिएंट इकोसिस्टम नहीं। लेकिन अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि मुकम्मल तौर पे ग्रीन ट्रीज से कवर हुए हैं, इसका मतलब है कि वहां लाइट तो पड़ रही है और वहां ट्रैप होने की सलाहियत भी ज्यादा है। जब ट्रैप होने की सलाहियत ज्यादा है तो वहां पर फ्लो होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जब फ्लो होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एफिशिएंट इकोसिस्टम है। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद और वहां फ्लो ऑफ एनर्जी क्विक होती है, इसलिए हम उसे एफिशिएंट इकोसिस्टम कहते हैं और डेजर्ट को हम पुअर इकोसिस्टम कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास अब और आगे हैबिटेट की मैंने बात की थी। अब हैबिटेट की बेसिस पर इकोसिस्टम हैबिटेट में हमारे पास क्या है? एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट में हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्लोइंग वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर है, ये हमारे पास क्या है?
इकोसिस्टम के हैबिटेट्स हैं एक्वाटिक। फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में ही दूसरी तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या है, एस्टुरीन हैबिटेट। एस्टुरीन हैबिटेट कौन सा हो गया? एस्टुरीन हैबिटेट जहां पर दरिया समंदरों के साथ में, उस हैबिटेट को हम एस्टुरीन हैबिटेट। फिर हमारे पास मैरीन हैबिटेट आ जाता है। मैरीन हैबिटेट में भी हमारे पास ओशियनिक एंड नैरेटिक आ जाता है, यानी वो जो साहिलों के साथ साथ हैं जहां डेप्थ ऑफ द सी कंपैरेटिवली कम है, और ओशियनिक जहां डेप्थ ऑफ द सी ज्यादा है, यानी जो उसके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसी तरीके से हमारे पास कौन आ जाता है, फिर हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अगर हम वहां देखें तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि बायोम्स, एक टर्म आ जाती है बायोम्स। अब दो लफ्ज हैं, दो लफ्ज, एक है बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास किसी इकोसिस्टम में मौजूद है, यानी कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म और कितना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस लिविंग सिस्टम में हमारे पास मौजूद है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम बायोमास कहते हैं। लेकिन बायोम्स क्या हैं? बायोम्स को हम डिफाइन करते हैं एनी बायोजोग्राफिकल रीजन, geographical region which is recognized by its special vegetation or climate। मैंने अभी एक नाम लिया था आपके पास क्लाइमेट के लिहाज से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और दूसरा नाम मैंने लिया था डेजर्ट। तो एक डेजर्ट हो गया, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, किसकी वजह? क्लाइमेट। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास कॉनीफेरस फॉरेस्ट, अब यहां क्या आ गया कि ऐसे प्लांट्स जिनमें कोन्स लगती हो और वो फॉरेस्ट यानी उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, ऐसे प्लांट्स की लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ कोन्स बेयरिंग प्लांट, द एरिया वेयर लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ द कोन बेयरिंग प्लांट, या मैं कहूं आपसे ग्रासलैंड। इसका मतलब है कि वहां फैमिली पोएसी के मेंबर्स की तादाद ज्यादा होगी। इसको हम क्या कह देते हैं? बायोम्स। आखिरी टर्म जो मैं डिस्कस करता हुआ चलता हूं, जिसको हम क्या कह देते हैं? बायोस्फीयर। यानी अगर हम सारी दुनिया, ये जमीन एक गोला है, स्फेरिकल है, स्फेयर है, अगर मैं सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम को मिला के एक बड़ा इकोसिस्टम बना दूं तो हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। अजीज तालिब इल्मों, ये था इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल बायोलॉजी का। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हम मुख्तलिफ इकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक टर्म और है जिसे हम खास तौर पे लिखने में तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं जो अक्सर और बेशतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल। लेकिन यहां आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है ये नाइची है क्योंकि NICHE, कोई कहता है ये निच है। लेकिन मेरे जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये न इकोलॉजिकल नाइची है न इकोलॉजिकल निच है, दिस इज इकोलॉजिकल निश। इन व्हाट इज इकोलॉजिकल निश? वो कहता है कि अल्लाह मियां ने कोई भी चीज फजूल नहीं बनाई है, और वैसे भी हम एक उसूल पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हम क्या कहते हैं?
जिसको हम कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो अल्लाह मियां ने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंटरैक्ट किया, यानी एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दूसरा, जैसे शेर हिरन की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है, अगर खुदा ने वास्ता हिरन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता तो आपके सारे प्लांट्स, हिरन की पॉपुलेशन इतनी हो जाती कि आपके सारे प्लांट्स हिरन खा जाते। और जब हिरन सारे प्लांट्स खा जाते तो ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें, एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम का सब डिसबैलेंस हो जाता। इसीलिए इन तमाम चीजों को बैलेंस करने के लिए तो अब हम यहां क्या देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। यानी अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो पहले हमें ये इकोलॉजिकल स्टडीज के लिहाज से देखना होगा कि ये इस इकोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा फायदा पहुंचा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल निच? इकोलॉजिकल निच इज द रोल ऑफ, पर्टिकुलर रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in an ecosystem is called ecological niche। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि हम इकोलॉजिकल स्टडीज किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत